हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम है प्राइमरी मार्केट। तो मैंने चैप्टर 2 में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमारा 2 मार्केट्स थे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो हमारा जो चैप्टर 3 है वो प्राइमरी मार्केट पे ही बेस्ड है। तो इसी में हम समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टॉपिक दिया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है। व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो हम होती है, प्राइमरी मार्केट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। यानी कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में जो हमारी न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं, प्राइमरी मार्केट में जो हमारी न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। न्यू सिक्योरिटी इन द सेंस जो बिल्कुल न्यू है, जो फर्स्ट टाइम आई है मार्केट में, जो उससे पहले नहीं आई थी, सेल करने के लिए, बेचने के लिए या खरीदने के लिए, वो होती है हमारी न्यू सिक्योरिटीज़। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा चैनल है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी न्यू सिक्योरिटीज़ है जैसे शेयर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट, ये जो हमारी न्यू है, जो पहली बार मार्केट में आ रही है, उन्हें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। और क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में हम जो है वो पहली बार फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, अपने स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन सबको क्या करते हैं, पब्लिक में क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम के लिए, पहली बार के लिए सेल करते हैं। यानी कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उन्हें हम फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, पब्लिक में हम सेल करते हैं। तो ये होती है हमारी प्राइमरी मार्केट में हमारा क्या काम होता है, न्यू सिक्योरिटीज़, जो हमारी बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें पब्लिक को फर्स्ट टाइम प्रोवाइड कराना, पहली बार, तो वो हमारी न्यू सिक्योरिटीज़ होंगी। और क्या होता है, प्राइमरी मार्केट किसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, प्राइमरी मार्केट, इन प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टर्स आर एबल टू परचेज सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द इशूअर्स। मतलब कि जो प्राइमरी मार्केट है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्हें क्या करना है, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे जो इशूअर्स हैं जिन्होंने उस सिक्योरिटी को इशू किया है उनसे डायरेक्टली सिक्योरिटी को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट क्या होती है, एक ऐसी मार्केट जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ को फर्स्ट टाइम के लिए पब्लिक को बेचते हैं। और प्राइमरी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा, वो इशूअर से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो ये हमारी प्राइमरी मार्केट होती है। फर्स्ट टॉपिक दिया है हमें, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। यानी कि जो प्राइमरी मार्केट है उसका रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसे रीड करते हैं। द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स द चैनल for sale of new securities. Primary market provide opportunity to issuers of securities, government as well as corporate to raise resources to meet their requirements of investment or discharge some obligations. इस पैराग्राफ में हमें दिया है, द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड द चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट हमें एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कराता है, एक ऐसा सोर्स है प्राइमरी मार्केट जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, जो बिल्कुल फ्रेश और न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। यानी कि जो इशूअर होगा, जो भी अपनी सिक्योरिटी को इशू करेगा, फिर वो सिक्योरिटी में शेयर भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सिक्योरिटी में। तो जो क्या होता है, प्राइमरी मार्केट हमें एक ऐसा चैनल प्रोवाइड कराती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी न्यू सिक्योरिटीज़ को बेच सकते हैं, सेल यानी कि बेच सकते हैं। Primary market provide opportunity to issuers of security, government as well as corporate to raise resources to meet their requirement of investment and on discharge some obligation. यहाँ हमें दिया है कि प्राइमरी मार्केट क्या कराती है, अपॉर्चुनिटी देती है किसको, जो इशूअर होते हैं सिक्योरिटी के। यानी कि इशूअर तो 2 तरह के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट होते हैं और एक कॉर्पोरेट्स यानी कि जो पब्लिक वाले जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो भी तो हमारी शेयर्स जैसे हम वो निकालती हैं, तो वो भी तो हमारा सिक्योरिटी में आता है। तो गवर्नमेंट तो हो गई जो हमारी पब्लिक वाली होती है, और जो कॉर्पोरेट्स यानी कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होती है ना, वो तो जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी है, यानी कि जो कोई भी है, वो गवर्नमेंट इशू कर रही है या फिर कॉर्पोरेट्स इशू कर रहे हैं, उसे क्या मिलती है, प्राइमरी मार्केट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड कराती है, अपॉर्चुनिटी होती है हमारी टू मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस। यानी कि अगर जैसे एक इशूअर है, ये गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट कोई भी इशूअर हो सकता है, ये गवर्नमेंट से भी हो सकता है या प्राइवेट कंपनी से भी सकता है। तो ये क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, अपने शेयर से अपनी सिक्योरिटी को इशू करेगा, और जो इन्वेस्टर होगा ये क्या है, ये इशूअर है, और ये क्या है, ये इन्वेस्टर है। ठीक है, तो
इशूअर ने क्या करा, अपनी सिक्योरिटी को इशू करा और इन्वेस्टर क्या करेगा, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो क्या होगा, जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी है उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो क्या कर सकता है, अपने रिसोर्सेज को, अपनी कैपिटल को क्या कर सकता है, रेज कर सकता है, टू रेज रिसोर्सेज टू मीट देयर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि प्राइमरी मार्केट में इशूअर्स, जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी होता है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने पैसे, अपने सिक्योरिटी को इशू करा के क्या कर सकते हैं, रेज रिसोर्सेज, यानी कि अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कर लेते हैं, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं पूरा कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और उसका रोल क्या होता है। एकदम स्नैप रिकैप करेंगे। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट हमारी वो मार्केट होती है जो हमें क्या कराती है, एक चैनल प्रोवाइड कराती है। किस चीज़ का चैनल, देखो मैं अच्छे से रिकैप करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए प्राइमरी मार्केट क्या होती है, उसका रोल क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा सोर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो न्यू सिक्योरिटीज़ हैं जो फर्स्ट टाइम मार्केट में आई है उन्हें क्या कराते हैं, सेल करा सकते हैं अपनी मार्केट में। किसको सेल कर सकते हैं, पब्लिक को सेल कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट में हम फर्स्ट टाइम, पहली बार अपनी जो न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं उसे पब्लिक में सेल करते हैं। और क्या करते हैं कि जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट जिसको भी इन्वेस्ट करना है किसी भी सिक्योरिटी में, वो डायरेक्ट क्या कर सकता है, प्राइमरी मार्केट में जाके जो इशूअर है ऑफ द सिक्योरिटी, जो भी है इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, उसे क्या कर सकता है, डायरेक्ट उसकी सिक्योरिटीज़ को खरीद सकता है। और सिक्योरिटी मार्केट का रोल क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट का ये रोल होता है कि वो क्या कराती है, एक चैनल प्रोवाइड कराती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने न्यू सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं यानी कि बेच सकते हैं। और प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी द इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि क्या कराती है, अपॉर्चुनिटी कैसे है कि वो क्या कर सकता है, जो भी अगर इशू करेगा तो उसमें इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएंगे और पैसा लगाने से क्या होगा, उसकी जो कैपिटल, उसका जो रिसोर्स है यानी कि उसका जो पैसा है वो क्या होगा, रेज होगा, रेज यानी कि बढ़ेगा। तो प्राइमरी मार्केट और उसके रोल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे में दिया है, दे में इशू द सिक्योरिटी एट फेस वैल्यू। यहाँ पे दे का मतलब है, दे यानी कि इशूअर्स, इशूअर्स यानी कि जो भी सिक्योरिटी को क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, जो भी सिक्योरिटी को बेचना चाह रहे हैं वो होते हैं। यहाँ पे दे का मतलब ये है, यानी कि इशूअर में इशू, यानी कि जो भी सिक्योरिटी को बेचना चाह रहा है, दे में इशू द सिक्योरिटी एट फेस वैल्यू। यहाँ पे मैं अभी इन तीन चीज़ों का मतलब बताऊंगी, फेस वैल्यू और एट डिस्काउंट, प्रीमियम, एंड दिस सिक्योरिटी may take a variety of forms such as equity, debt, etc. They may issue the security in a domestic market or in international market. यहाँ पे हमें दिया है कि जो issuers होते हैं, issuer of the security, वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो सिक्योरिटी है उसे क्या कर सकते हैं, किस दाम पे बेच सकते हैं, फेस वैल्यू पे बेच सकते हैं। अब ये फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम तीन वैल्यूज़ हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो इन तीनों को हम यहाँ नीचे पढ़ेंगे। तो इस पैराग्राफ को पहले समझ लेते हैं कि जो इशूअर ऑफ द सिक्योरिटी है वो अपनी सिक्योरिटी को किस प्राइस पे बेच सकता है, फेस वैल्यू की प्राइस पे बेच सकता है, डिस्काउंट पे बेच सकता है, प्रीमियम पे बेच सकता है। एंड दीज सिक्योरिटी टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म सच एज इक्विटी, डेब्ट एक्सेट्रा। यानी कि जो सिक्योरिटीज़ होती हैं हम उसे किस किस वैरायटी में खरीद या बेच सकते हैं, इक्विटीज़ में खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जैसे कोई हमें इक्विटीज़ और शेयर्स जो होते हैं ना, अगर इशूअर है वो शेयर इशू कर रहा है तो जो इन्वेस्टर होगा वो शेयर ही खरीदेगा या फिर कुछ और भी खरीद सकता है, जैसे इक्विटीज़ खरीद सकते हैं, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हम खरीद सकते हैं और एक्सेट्रा। एंड दे में इशू द सिक्योरिटी इन डोमेस्टिक मार्केट और इन इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट है यानी कि डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से तो समझ ही आ रहा होगा। डोमेस्टिक यानी कि जिस कंट्री में हो, जिस कंट्री के नेटिव हो, उस कंट्री के मार्केट में उस कंट्री के लोगों को भी अपना इशू करा सकते हो सिक्योरिटीज़। और इंटरनेशनल मार्केट यानी कि जो हमारे इंटरनेशनल यानी कि जो ग्लोबली हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं। ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में भी हम सेल कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ग्लोबली भी हमारी सिक्योरिटी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम हम यहाँ पे समझेंगे। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है, व्हाट इज़ मेंट बाय फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर, डिबेंचर और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ में पूछा है कि फेस वैल्यू से क्या मतलब है, व्हाट इज मेंट बाय फेस वैल्यू, यानी कि फेस वैल्यू से जो है उससे आपको क्या समझ में आता है। तो यहाँ में एफएमएम में यानी कि फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट में फेस वैल्यू को क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और फिर समझते हैं। द नॉमिनियल or stated amount in rupees assigned to a security by the issuer for shares. It is the original cost of the stock shows on the certificates for bonds
इट इज़ द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मेच्योरिटी। यानी कि फेस वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, द नॉमिनल और स्टेट अमाउंट, यानी कि जो एक ओरिजिनल अमाउंट है, जो एक ओरिजिनल अमाउंट है। फॉर एग्जांपल एक पेन है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, यहाँ पे देखो हमें दिया भी है द शेयर इट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि जो हमारी फेस वैल्यू होती है, फेस वैल्यू को हम और क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को हम कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो हमारी फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कि जैसे ये पेंसिल है, अब मैं कहूँ कि ये 5 रुपीज़ की है, तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी 5 रुपीज़। तो ओरिजिनल कॉस्ट होती है हमारी फेस वैल्यू। जो भी हमारे सिक्योरिटी की ओरिजिनल वैल्यू होगी वही हमारी फेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ में यहाँ पे मैंने देखा है फॉर बॉन्ड्स इट इज़ द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट मेच्योरिटी। यानी कि अगर कोई इंसान, अगर कोई इन्वेस्टर अपना पैसा किस में इन्वेस्ट करता है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए फेस वैल्यू क्या होगी, उसके लिए उसकी फेस वैल्यू होगी द अमाउंट पेड टू द होल्डर एट द मेच्योरिटी डेट। यानी कि मैंने बताया था ना कि बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स में हम अपना इंसान जो भी है इन्वेस्टर वो पैसा इन्वेस्ट करेगा और मेच्योरिटी डेट पे क्या मिलेगा, उसकी उसे अमाउंट मिल जाएगी। तो जो भी अगर इन्वेस्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसे जो मेच्योरिटी डेट पे पैसा मिलेगा वो क्या होगा, वो पैसा उसकी होगी फेस वैल्यू, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी, जो उसे जितने भी टाइम पीरियड के बाद मिलेगी वो उसकी मेच्योरिटी डेट पे जो उसे पैसा मिलेगा वो क्या होगी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि फेस वैल्यू। और यहाँ पे ऐसे दिया है, आगे दिया है फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज पर वैल्यू और सिंपल पर। फॉर एन इक्विटी शेयर द फेस वैल्यू इज यूजुअली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ₹5, ₹10 एंड डज नॉट हैव मच बेयरिंग एट द प्राइस ऑफ द शेयर। यानी कि जब हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें यहाँ पे तो एग्जांपल दिया है ₹5 और ₹10 का। तो फॉर एग्जांपल एक शेयर हमने खरीदा, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो उस शेयर की जो फेस वैल्यू है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ₹5, यानी कि 5 रुपये का वो क्या हो जाएगा, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी उस शेयर की, हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो उस शेयर की ओरिजिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, 5 रुपये। और अगर हम 10 रुपये में खरीदते हैं तो उसकी, जैसे अगर एक शेयर है वो 10 रुपये में, उसकी फेस वैल्यू, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपये, तो उस शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी, उस शेयर की फेस वैल्यू होगी 10 रुपये। तो यानी कि जो भी हमारी चीज़ है उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, सेम कॉस्ट पे हम जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी सेम कॉस्ट पे हम खरीद रहे हैं, तो वो क्या होती है, उस शेयर और डिबेंचर की क्या होती है, फेस वैल्यू। आगे में दिया है, यहाँ पे दिया रखा है हमें, फॉर अ डेप्ट सिक्योरिटी फेस वैल्यू इज द अमाउंट रीपेड टू द इन्वेस्टर व्हेन द बॉन्ड्स मैच्योर। यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ₹100. The price at which the security trade depend on the fluctuation in the interest rate in the economy. तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ तक समझ लेते हैं, यहाँ ₹100 तक, उसके बाद मैं आपको ये लाइन आगे की समझाऊंगी। तो यहाँ हमें दिया है फॉर अ डेप्ट सिक्योरिटी। मैंने चैप्टर 2 में बताया था, नहीं चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो कौन इशू करता है, वो गवर्नमेंट इशू करती है। और जो हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन इशू करता है, वो हमारे कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं। और जो बॉन्ड्स होते हैं वही क्या होता है, हमारे डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। ये चैप्टर 1 में मैंने आपको समझाया था। तो यानी कि अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो वो हो जाएंगे बॉन्ड्स, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी इशू करेंगी तो उसे हम बोलते हैं डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। दोनों का काम सेम ही होता है। तो यहाँ पे हमें सेम बात बोली है, फॉर अ डेप्ट सिक्योरिटी फेस वैल्यू इज द अमाउंट रीपेड टू द इन्वेस्टर व्हेन द बॉन्ड्स मैच्योर। तो यहाँ पे जब हमने बॉन्ड्स खरीदा था तो मैच्योरिटी डेट पे जो हमें पैसा मिलेगा वो क्या होगी, हमारी फेस वैल्यू। ऐसे ही जो हमारा डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है उस पर उसका जो हमें पैसा मिलेगा लास्ट में, जो हमारा जो मैच्योरिटी बॉन्ड्स मैच्योर यानी कि मैच्योरिटी डेट पे जो हमारा पैसा हमें रीपे होगा, जो इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया था उसको मैच्योरिटी डेट पे उसका पैसा वापस मिलेगा। तो जो अमाउंट उसे रीपे होगा इन्वेस्टर को वो क्या हो जाएगी, उसके लिए उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। फेस वैल्यू सिंपली क्या होती है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है वही हमारी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इस पेंसिल की ओरिजिनल कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो इसकी फेस वैल्यू, इस पेंसिल की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 रुपीज़। ऐसे ही यहाँ पे हमें दे रखा है आगे, द प्राइस एट विच द सिक्योरिटी ट्रेड्स डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन इन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। यानी कि अब जो हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है
कि सिक्योरिटी ट्रेड यानी कि जब हम सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसका जो प्राइस है यानी कि फेस वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। यानी कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका इंटरेस्ट रेट किस हिसाब का चल रहा है उस हिसाब से क्या होगा, हमारी सिक्योरिटीज़ जो हैं उसका जो ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि फेस वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। तो फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट। अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द फेस वैल्यू तो आपको सीधा सीधा बताना है फेस वैल्यू इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज़। तो आगे हमें थर्ड टॉपिक दिया है, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, थर्ड टॉपिक दिया है इसका व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू हमने समझ लिया, 2 पॉइंट और बचे हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट। तो बहुत इजीली समझ लेंगे, सिक्योरिटी आर जनरली इशूड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज़ 5, 10 और 100। दिस इज नोन एज द फेस वैल्यू एज पर वैल्यू। देखो फेस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, पार वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ द सिक्योरिटी एज डिस्कस्ड अर्लियर। ये हमने पहले पढ़ लिया, आगे मैं इसे हिंदी में समझा दूंगी। व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू इट इज सेड टू बी premium. If it is sold at less than its face value then it is said to be issued at a discount. यानी कि फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि जो भी सिक्योरिटी की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी में हमने क्या करा, अपने शेयर या सिक्योरिटी को हमने परचेज किया, तो वो हो जाती है फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट। अब हमें समझना है प्रीमियम और डिस्काउंट। यानी कि अब जैसे ये हमारी पेंसिल थी, ये 5 रुपीज़ की थी, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हुई 5 रुपीज़। लेकिन अब क्या करना है, अब इसे ज़्यादा लोगों को खरीदना है और मेरे पास लिमिटेड पेंसिल्स हैं। तो जैसे मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं और चाहिए वो 10 लोगों को और मैं सिर्फ 5 लोगों को ही दे सकती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसकी प्राइस बढ़ा दूंगी। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं फेस वैल्यू को, व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड अबव इट्स फेस वैल्यू, यानी कि जब हम सिक्योरिटी को क्या करते हैं उसकी फेस वैल्यू से अबव यानी कि ज़्यादा में बेचते हैं। एक शेयर की वैल्यू क्या थी, फॉर एग्जांपल एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज़। अब क्या करना है, ज़्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं और मेरे पास लिमिटेड शेयर है, तो मैं क्या करूँगी, जो इंसान ज़्यादा पैसे देगा मैं उसे ही तो दूंगी ना अपने शेयर को। तो यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम अपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में अपनी सिक्योरिटी को बेचते हैं, तो वो क्या हो जाता है प्रीमियम। तो वो हो जाता है प्रीमियम। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी हम फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट में अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे, ज़्यादा पैसे में अपनी सिक्योरिटी को बेचेंगे, फेस वैल्यू से ज़्यादा पैसे में बेचेंगे, तो वो होगा प्रीमियम। बट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इफ़ इट इज़ सोल्ड, यानी कि यहाँ पे क्या सोल्ड कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी को। इफ़ सिक्योरिटी इज सोल्ड लेस देन इट्स फेस वैल्यू देन इट इज सेड टू बी डिस्काउंट। यानी कि जैसे यहाँ पे शेयर की वैल्यू क्या थी 100 रुपये, अब मैं क्या कर रही हूँ 100 रुपीज़ से कम में बेच रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं नहीं जो उसे 100 रुपीज़ में खरीदने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि हम 100 में नहीं लेंगे, हम 80 रुपीज़ में ले लेंगे, और कोई भी तैयार नहीं है शेयर को 100 रुपीज़ में खरीदने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, शेयर तो मुझे बेच नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपने प्राइस को कम कर लूँगी। तो फेस वैल्यू तो 100 रुपये थी ना, जब हम 100 रुपये से यानी कि फेस वैल्यू से कम में बेचते हैं, यानी कि हम क्या दे रहे हैं, लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि उन्हें सस्ते में दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी फेस वैल्यू से लेस यानी कि कम में बेचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोबारा समझा रही हूँ, फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट, फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि प्रीमियम होता है हमारा सोल्ड अबव, यानी कि हाई कॉस्ट, हम कह सकते हैं हाई कॉस्ट, यानी कि जब हम ज़्यादा कॉस्ट में बेचते हैं। और डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है हमारी सोल्ड लेस देन फेस वैल्यू, यानी कि जब हम लो कॉस्ट पे बेचते हैं, लो कॉस्ट पे बेचते हैं, अपने सस्ते दाम में बेचते हैं, तो वो क्या होता है हमारा डिस्काउंट। तो हमारा प्रीमियम, फेस वैल्यू और डिस्काउंट तीनों कंप्लीट हो गए। 3.1 जो इश्यू ऑफ शेयर्स है इसे भी हम रीड कर लेते हैं। तो अब हम रीड कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि जो हमारा 3.1 है इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे हमें टॉपिक दिया है व्हाई डू कंपनी नीड्स टू इशू शेयर टू द पब्लिक, यानी कि यहाँ पे हमें बोला है कि जो कंपनी होती है उसे क्या ज़रूरत होती है अपने शेयर्स को पब्लिक में इशू करने की। मतलब कंपनी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है, वरना कंपनी के पास तो काफ़ी सारा पैसा होता है, तो उसे अपने शेयर्स पब्लिक को देने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हम समझेंगे इस पैराग्राफ में। मोस्ट कंपनी आर यूजली स्टार्टेड प्राइवेटली बाय देयर प्रमोटर्स, however the promoters capital and the borrowing from bank and financial institute may not be sufficient for setting up or running the business over a long term. So company invite the public to contribute towards the equity and issue shares to the individual investors.
द वे टू इनवाइट शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज थ्रू अ पब्लिक इशू। तो यहाँ पे मैं बोला है कि मोस्ट ऑफ द कंपनी यूजली स्टार्ट प्राइवेटली यानी कि सिर्फ एक ही इंसान या दो इंसान, ज़्यादा ज़्यादा दो, यानी कि एक या दो इंसान ही क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंपनी की शुरुआत करते हैं। तो कंपनी एकदम से तो बड़ी सी बनती नहीं है, ऐसे छोटी सी कंपनी से शुरू करते हैं, छोटी सी एक दुकान से शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं वो प्राइवेटली, उसमें ज़्यादा लोगों को नहीं रखते हैं। तो प्राइवेटली यानी कि एक या दो ही लोग क्या होते हैं उस कंपनी में, अपने छोटी सी जो भी उन्होंने बिजनेस करा होता है उसमें होते हैं। तो और क्या होता है, बाय देयर प्रमोटर्स, यानी कि कुछ पैसा तो उनके पास होता है, कुछ क्या होते हैं उनकी फैमिली वाले और या फिर जो भी लोग उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनसे वो थोड़ा सा पैसा लेते हैं। और however the promoter capital and the borrowing from bank and the financial institute may not be sufficient for setting up or running the business over a long time. For example, आपने क्या किया, एक छोटा सा बिजनेस खोला, तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, पहले तो जो आपके पास पैसा है, यानी कि जो आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपके पास जितना पैसा है उसे यूज़ करोगे। अगर आपके पास जो पैसा है वो कम है तो आप क्या करोगे, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, यानी कि बैंक से क्या लोगे, लोन लोगे। तो लेकिन आप कितने टाइम तक लोन ले सकते हो, आपके पास जो पैसा था वो आपने इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में, और जो आपने बैंक से लोन लिया था वो भी आपने क्या कर दिया, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या है, अगर आपकी कंपनी अच्छी चल रही है तो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो है नहीं ना कि हर बार आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी कभार लॉस भी हो जाता है। तो क्या होता है, जो हमने पैसा अपना लॉस कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारे पास पैसा, हमारा जो लॉस हो गया, हमारा लॉस हुआ है तो यानी कि हमें पैसे की कमी हो गई। तो अगर हमें कंपनी को आगे तक बढ़ाना है, अपनी कंपनी को बड़ा करना है, तो हमें क्या करती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। 1-2 लाख से कुछ नहीं होता, करोड़ों में पैसे लगता है कंपनी को चलाने के लिए। तो क्या होता है, जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मेन जो, यानी कि जो हमने बैंक से बोरो किया था और जो हमारे पास जो प्रमोटर्स के पास जो कैपिटल थी, वो क्या होती है, नॉट बी सफिशिएंट फॉर सेटिंग अप और रनिंग द बिजनेस ओवर अ लॉन्ग टर्म, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक हम क्या कर सकते हैं, बैंक से लोन लेके और खुद के पैसे को नहीं चला सकते। तो इसलिए एक कंपनी को चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड द इक्विटी एंड इशू शेयर्स टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी कि अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उसे कंपनी को बड़ा करना है, उसकी कैपिटल बढ़ानी है। तो अकेला कोई भी इंसान कंपनी नहीं चला पाता, कभी भी एक इंसान अपनी पूरी कंपनी को नहीं चला सकता। उसे क्या पड़ती है, लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि इन्वेस्टर्स क्या करें, उसके इश्यूअर्स जो मतलब जो उसने इशू करा है, शेयर जो उसने इशू करे उसमें इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करे, ताकि क्या हो, कंपनी के पास पैसा आए और उसकी कैपिटल क्या हो, रेज हो। सो क्या करती है कंपनी, अब किसी को सपना तो आएगा नहीं कि हाँ ABC कंपनी को आप पैसे की ज़रूरत है तो मैं कल जाकर इन्वेस्ट करूँगा, ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो बताने के लिए क्या करते हैं, कंपनी इनवाइट द पब्लिक टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इक्विटी एंड इशू शेयर्स टू द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। इशू शेयर्स, यहाँ पे देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इशू शेयर्स, यानी कि शेयर्स को क्या करती है, इशू करती है, कहाँ पे, पब्लिक मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है। कौन, कंपनी, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि हम शेयर्स खरीद सकते हैं और इस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टर्स ऐसा तो है नहीं कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आएगा और अचानक से इन्वेस्ट कर देगा, एक एक इंसान इन्वेस्ट करता है, धीरे धीरे सोच समझ के इन्वेस्ट करता है। तो क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, इशू करती है अपने शेयर्स को इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि जो एक एक इंसान है वो क्या करे, अपना कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे। ये पब्लिक में कंपनी जो है ये इशू करेगी शेयर्स को, ताकि पब्लिक में लोगों को पता चले कि हम क्या कर सकते हैं, शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। द वे टू इनवाइट शेयर कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक इज थ्रू अ पब्लिक इशू। और जब हम पब्लिक में क्या करते हैं, अपने शेयर्स को सेल करते हैं, कंपनी के शेयर्स को जब हम पब्लिक में सेल करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी कैपिटल को राइज करने के लिए, उस शेयर्स को क्या हम बोलते हैं, हम उस शेयर्स को बोलते हैं पब्लिक इशू, यानी कि पब्लिक में हमने क्या किया है, अपने शेयर्स को इशू किया है। सिंपली स्टेट अ पब्लिक इशू इज एन ऑफर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर capital of a company. Once this is done, the company allots share to the applicants as per the prescribed rules and regulation laid down by the SEBI. तो यहाँ पे मैं बोला है कि simply state a public issue if an offer to the public is subscribed. यहाँ पे देखो सब्सक्राइब की बात हुई है, तो मेरे चैनल को भी आप क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो अब हम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बोला है कि सिंपली, मैं रीड कर रही हूँ और आप समझने की कोशिश करना है एक बारी। सिंपली स्टेट अ पब्लिक इशू इफ simply state public issue is an offer to the public to subscribe the share capital of the company,
यानी कि जब क्या करता है जो कंपनी है वो अपने शेयर्स इशू करती है प्राइमरी मार्केट में, तो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक इशू जो है वो ऑफर करती है। पब्लिक इशू यानी कि जो शेयर्स जो हमने इशू करे हैं प्राइमरी मार्केट में वो होता है पब्लिक इशू, पब्लिक के लिए इशू करें ना, तो इसलिए वो पब्लिक इशू। तो पब्लिक इशू क्या करती है, ऑफर करती है पब्लिक को, यानी कि जो लोग हैं जो क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पब्लिक इशू क्या करती है, ऑफर करती है लोगों को कि वो क्या करें, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें क्या करें, अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, ताकि क्या हो। और जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, ऐसा है नहीं कि बेकार में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें आगे जाके प्रॉफिट भी होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं। और जब क्या कर लेते हैं लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वंस दिस इज़ डन द कंपनी अलॉट शेयर टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि जब लोग क्या करते हैं अपने पैसे को, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं अपने पैसे को, तो कंपनी क्या करती है, द कंपनी अलॉट द शेयर टू द एप्लीकेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन लेड बाय द सेबी। यहाँ पे भी बोला है कि अगर क्या होता है, वंस दिस इज डन द कंपनी अलॉट शेयर टू द एप्लीकेंट्स, यानी कि अगर क्या होता है, किसी हमने इशू किया था अपने शेयर्स को, तो अगर कोई इन्वेस्टर हमारे शेयर को खरीदता है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस शेयर को, जो जितना शेयर उस इंसान ने खरीदा है, जितने शेयर इन्वेस्टर ने खरीदा है, उतने शेयर को कंपनी जो है वो उस इंसान को, जो भी इन्वेस्टर है, उसे क्या कर देगी, अलॉट, यानी कि उसके नाम पे उसे दे देगी। उसमें ये होता है डॉक्यूमेंट्स बनता है कि इतना शेयर इस इंसान का, इतना इस इंसान का, जो इन्वेस्टर होता है उसे जितना इन्वेस्ट किया होता है उसके हिसाब से उन्हें शेयर मिल जाता है, तो उन्हें अलॉट कर देगी शेयर एप्लीकेंट्स एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय सेबी, यानी कि वो क्या करेगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके हिसाब से, जो सेबी ने बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके हिसाब से क्या करेगी, वो शेयर्स किसको दे देगी, जिस इन्वेस्टर ने क्या किया है, कंपनी के शेयर्स को खरीदा है, जिसमें अपने इन्वेस्ट की है। यहाँ हमें लास्ट टॉपिक दे रखा है इस पेज पे, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इशू, यानी कि कितने तरह के जो है वो इशू होते हैं। तो इसे रीड करते हैं। प्राइमरली इशू कैन बी क्लासीफाइड एज अ पब्लिक राइट एंड प्रेफरेंशियल इशू, यानी कि कितने टाइप के इशू होते हैं, अगर नंबर पूछेंगे तो क्या बताना है, 3 टाइप के इशू होते हैं। नाम होता है उनके, पब्लिक इशू, राइट इशू और प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू ऑल्सो नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कि क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशूज़ होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। वाइल पब्लिक एंड राइट इशू इन्वॉल्व अ डिटेल प्रोसीजर, प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल इशूज़ आर रिलेटिवली सिंपलर। यहाँ पे हमें बोला है कि जो पब्लिक और राइट इशू होता है वो थोड़े से क्या होता है, उनमें थोड़ी सी डिटेल होती है, बल्कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट और जो प्रेफरेंशियल इशू होता है वो क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो आगे हमें क्या कर सकता है, आगे हमें एक डायग्राम के थ्रू बताया, तो उसे मैं आपको नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ। तो यहाँ पे हमें डिफाइन कर रखा है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फर्दर इशू, राइट इशू और प्रेफरेंशियल इशू। तो हमने कौन कौन से पढ़े थे, पब्लिक इशू पढ़े थे, तो ये 2 पब्लिक इशू हैं, इन्हें समझना है। एक राइट इशू पढ़ा था, और क्या था, प्रेफरेंशियल इशू। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कौन कौन से इशू होते हैं, पब्लिक, राइट और प्रेफरेंशियल। पहला पढ़ेंगे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब बार बार कोई भी आपके लिए इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा IPO। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, व्हाट इज IPO, डिफाइन IPO। तो आप फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेंट बाय IPO। तो आपको क्या करना है, IPO की जो जितनी भी फुल फॉर्म अगर आपको मिलती है तो क्या करना है, उसे टाइम टू टाइम याद करते रहना। नहीं तो क्वेश्चन आते हैं ना जब क्वेश्चन पेपर में, तो सबके ऐसे शक्लें बनी होती है कि ये तो था ही नहीं पूरी बुक में। तो क्या करना है, टाइम टू टाइम अपने चैप्टर के साथ साथ ही आपको फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ती है। तो यहाँ दिया है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो इसे रीड करते हैं, समझते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक either a fresh issue of security or an offer for sale of its existing security, or both for the first time to the public. This paves way for listing and trading of the issuer security. तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होता है IPO, वो हमारा होता है कि जब क्या होता है, अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, मेक्स आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि जो हमारे जैसे सेबी है उसमें क्या होती है, कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं। तो जब पहली बार एक अनलिस्टेड कंपनी जो क्या है, सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है,
वो कंपनी क्या करे, वो कंपनी क्या करती है, अपने फ्रेश इशू यानी कि जो उसके जो न्यू इश्यूज़ हैं, न्यू सिक्योरिटीज़ हैं, फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी क्या करती है, एक अनलिस्टेड कंपनी जो पहली बार अपने फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी और एन ऑफर ऑफ सेल ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी और बोथ फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, यानी कि वो क्या करे, एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार क्या करती है, अपने फ्रेश इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी को पब्लिक में क्या करती है, पब्लिक को ऑफर करती है उन्हें बेचने के लिए। कि वो कंपनी क्या करेगी, इशू निकालेगी, अनलिस्टेड कंपनी, ये लिस्टेड नहीं होती है, ये रजिस्टर नहीं होती है कहीं पे भी, तो पहली बार कर रही है ना, इसलिए तो एक अनलिस्टेड कंपनी पहली बार क्या करेगी, अपने इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, पब्लिक को देगी, किसके लिए, बेचने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, अपने इशू को क्या करेगी, सेल करेगी, तो सेल करने के लिए देती है। दिस पेव्स वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इशू और सिक्योरिटी। तो इससे क्या होता है, आईपीओ का मतलब सीधा सीधा यही है कि जब एक अनलिस्टेड कंपनी क्या करती है, पहली बार के लिए, पहली बार फर्स्ट टाइम क्या करती है, अपने सिक्योरिटीज़ को पब्लिक को क्या करती है, सेल करती है, तो वो होती है हमारी आईपीओ। पर ये क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। आगे में दिया है अ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फर्दर इशू, यानी कि ये तो आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक इशू, यानी कि ये जो फर्स्ट टाइम के लिए है। फर्दर इशू यानी कि ये एक बार पहले हो चुकी होती है इशू, ये एक बार पहले ही क्या होती है, कंपनी लिस्टेड होती है। ये तो अनलिस्टेड है, ये तो पहली बार थी, पर ये कंपनी क्या होती है, ये पहले ही एक बार इशू कर चुकी होती है। ये क्या होती है, इज़ व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, यानी कि एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, यानी कि ये क्या है, पहले से ही रजिस्टर्ड है कंपनी। ये एक रजिस्टर्ड कंपनी क्या करे, पहली बार आइदर मेक्स आइदर अ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी, यानी एक नया इशू निकाले, नया सिक्योरिटी ऑफ इशू निकाले, तो वो होती है एक लिस्टेड कंपनी जब एक नया इशू निकालती है सिक्योरिटी का, किसके लिए, पब्लिक के लिए। ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू और इश्यूज़ के थ्रू क्या करते हैं, अपने सिक्योरिटीज़ को पहली बार एक नए फ्रेश इशू को, फ्रेश इशू यानी कि नए इशू को क्या करती है, पब्लिक को देती है, किसके लिए, सेल करने के लिए, पब्लिक में बेचती है अपने एक लिस्टेड कंपनी। तो वो होता है अ फॉलोइंग ऑन पब्लिक इशू, अ फॉलो ऑन पब्लिक इशू यानी कि फर्दर इशू। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ में क्या था, एक अनलिस्टेड कंपनी थी, और फर्दर इशू में क्या है, फर्दर इशू में एक लिस्टेड कंपनी है जो रजिस्टर है। आगे में दिया है राइट इशू। राइट इशू इज व्हेन अ लिस्टेड कंपनी विच प्रपोज टू इशू fresh security to its existing shareholders as on a record date. The rights are normally offered in a particular ratio to the number of security held prior to the issue. This route is the best suited for company who would like to raise capital without diluting stake of its existing shareholders. तो ये क्या है, काफ़ी आसान है समझना, ये दोनों समझना काफ़ी आसान रहता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्या लिस्टेड क्या अनलिस्टेड, तो मैंने ये समझा दिया है आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो रीप्ले करके वीडियो को दोबारा देखें, ओके। तो आप राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू क्या होते हैं, राइट इशू में भी क्या होती है, लिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी यानी कि जो क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी है। तो राइट इशू में एक लिस्टेड कंपनी होती है जो क्या करती है, अपने इशू तो निकालती है, अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती तो है, पर किन लोगों को बेचती है, वो कभी भी पब्लिक में नहीं बेचती, पब्लिक में नहीं बेचती है। यहाँ यानी कि जो भी हमारे राइट इशू होते हैं वो पब्लिक में बेचे नहीं जाते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी कि राइट इशू में एक लिस्टेड कंपनी होती है जो क्या करती है, विच प्रपोज टू इशू फ्रेश सिक्योरिटी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ रिकॉर्ड डेट। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है और वो क्या करती है, जब अपने इशू निकालती है, इशू फ्रेश इशू सिक्योरिटी, वो किसे बेचेगी, वो उन लोगों को बेचेगी जिन्होंने पहले से ही क्या कर रखे हैं, उसके शेयर खरीद रखे हैं। शेयर होल्डर्स यानी कि उस कंपनी के पहले से ही शेयर में अपना पैसा लगा रखा है। तो राइट इशू में एक लिस्टेड कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को सिर्फ शेयर होल्डर्स को, जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही बेचेगी। The rights are normally offered in a particular ratio to the number of security held prior to the issue. यानी कि अब जैसे एक इंसान है, अब हर कोई इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं खरीदता। कोई क्या करता है, कोई 40% शेयर खरीदता है, कोई 5% शेयर खरीदता है, कोई 2% शेयर खरीदता है, कोई 39% शेयर खरीदता है। तो यानी कि जिस इंसान ने, जिस इन्वेस्टर ने जिस हिसाब का शेयर खरीदा होगा, अगली बार जब राइट इशू निकलेगा तो उस इंसान को क्या मिलेगा, पर्टिकुलर रेशो
टू द नंबर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड प्रायर टू द इशू। यानी कि जैसे किसी इंसान ने, कोई ए पर्सन है, उसने क्या खरीदे, 5% के शेयर खरीदे, तो जब इसका राइट इशू निकलेगा, यानी कि जब ये एक इशू निकालेगी तो ये क्या करेगी, उस ए इंसान को 5% का ही अपना इशू देगी। यानी कि जितना रेशो उसने शेयर्स में दिया था उतने ही रेशो की क्या मिलेगी, उसे सिक्योरिटी इशू होगी। This route is best suited for companies who would like to raise capital without diluting stake of its existing shareholders। यानी कि जो राइट इशू वाला है ये क्यों फ़ायदेमंद है, ये बेस्ट है उन कंपनीज़ के लिए जो क्या चाहती हैं, ज़्यादा इन्वेस्टर्स या फिर ज़्यादा अपनी कंपनी में मालिक या ओनर्स नहीं चाहती, क्योंकि जो लोग शेयर खरीदेंगे वो भी एक हिसाब से क्या हो जाते हैं, उस शेयर के क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं, उस शेयर के मालिक बन जाते हैं। तो अगर कंपनी में ज़्यादा मालिक हो जाएंगे तो बहुत ही अजीब हो जाएगा ना, कि एक कंपनी के जी 100 मालिक हैं, तो बहुत अजीब होगा ना। तो इसलिए क्या होगा कि जब हमें एक कंपनी को क्या करना होता है, उसकी कैपिटल तो बढ़ानी होती है, लेकिन क्या करना होता है, उसकी कंपनी का विदाउट डाइल्यूटिंग स्टेक ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। यानी कि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, पहले से ही हैं, उनमें और एक्स्ट्रा ऐड ना करके क्या करें, वो उन्हीं लोगों को वापस सिक्योरिटी बेचे और अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ाए, यानी कि रेज करे। तो ये होता है हमारा राइट इशू। आगे में दिया है अ प्रेफरेंशियल इशू। अ प्रेफरेंशियल इशू एज एन इशू इज एन इशू ऑफ शेयर्स और अ convertible security by listed company to a selected group of person under section 81 of the Companies Act 1956, which is neither a right issue or nor a public issue. This is a faster way for a company to raise equity capital. The issuer company has to comply with the Company Act and the requirement contained in the chapter pertaining to preferential allotment in SEBI guidelines, which inter alia includes pricing, disclosures in notice, etc. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, अब प्रेफरेंशियल इशू। प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू हमारे वो इशूज़ होते हैं जिसमें क्या होता है, हम शेयर्स जो होते हैं अपने शेयर्स ऑफ द कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय लिस्टेड कंपनी। देखो IPO में अनलिस्टेड है, फर्दर इशू में भी लिस्टेड कंपनी है, राइट इशू में भी लिस्टेड कंपनी है, प्रेफरेंशियल इशू में भी लिस्टेड कंपनी है। तो यानी कि जब एक लिस्टेड कंपनी क्या करती है, अपने इश्यूज़ निकालती है और क्या करती है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि ये ना तो पूरी पब्लिक में अपने इश्यूज़ को देती है, ना ही अपने शेयर होल्डर्स जो है उन्हें इशू करती है। यानी कि क्या करती है, प्रेफरेंशियल इशू हमारे वो इशू होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो सिक्योरिटीज़ हैं, अपने जो इशू हमने जो किया है सिक्योरिटीज़ को, उन्हें किसे बेचें, उन्हें उन लोगों को दें जो क्या है, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन। यानी कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, यानी कि कुछ सिलेक्ट किए गए हुए लोग होते हैं, उन्हें ही हम क्या करते हैं, अपने इशू को बेचते हैं। तो ये कहाँ है, अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956, विच इज़ नाइदर अ राइट इशू और नॉर अ पब्लिक इशू। यानी कि प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, ये हमें एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 81 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 के तहत क्या है कि जो प्रेफरेंशियल इशू है ना तो वो राइट इशू होता है और ना ही पब्लिक इशू। राइट इशू में क्या होता है, राइट इशू में हम शेयर होल्डर्स को अपनी सिक्योरिटी देते हैं और पब्लिक इशू में हम पब्लिक को देते हैं। लेकिन ना, यहाँ प्रेफरेंशियल इशू में ना तो हम शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं और ना ही पब्लिक को दे रहे हैं, हम एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को अपने इशूज़ को अलॉट करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिया है, दिस इज़ द फास्टर वे फॉर अ कंपनी टू रेज इक्विटी कैपिटल। तो इससे क्या होता है, ये एक बहुत ही फास्टर यानी कि बहुत ही जल्दीबाजी वाला तरीका है। यानी कि इससे ये क्या है, एक शॉर्टकट है अपनी कंपनी की कैपिटल को बढ़ाने का, अपनी कंपनी में पैसा बढ़ाने का, ये क्या है, एक शॉर्टकट है। तो एक फास्टर वे है कि अगर किसी को अपनी कंपनी की इक्विटी शेयर्स यानी कि अपनी कंपनी की जो अमाउंट है उसे क्या करना है, रेज यानी कि बढ़ाना है, तो वो क्या कर सकता है, प्रेफरेंशियल इशू में इन्वेस्ट कर सकता है। The issuer's company has to comply with the Company Act and requirements contained in the chapter pertaining to preferential allotment in SEBI guidelines,
which inter alia includes pricing disclosures in notice etc. तो यहाँ इस लाइन में हमें दिया है कि ये जो हमारी कंपनी एक्ट्स हैं और जो हमारी आगे की जो वगैरह वगैरह है, ये कंपनी एक्ट्स और जो आगे की चीज़ें हैं, ये हम क्या करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है अनलिस्टेड कंपनी जो क्या करती है पहली बार अपने इश्यूज, अपने सिक्योरिटी के इशू निकालती है और क्या करती है सेल करती है पब्लिक में, पहली बार एक अनलिस्टेड कंपनी। फर्दर इशू में एक लिस्टेड कंपनी होती है जो क्या करती है पहली बार अपनी पब्लिक में क्या करती है अपने सिक्योरिटीज़ को, अपने फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी को पब्लिक में शेयर करती है। राइट इशू में क्या होता है एक लिस्टेड कंपनी होती है जो क्या करती है अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं, अपने इशू फ्रेश सिक्योरिटीज़, जो उसकी फ्रेश सिक्योरिटीज़ यानी कि न्यू सिक्योरिटीज़ होती है, उसे क्या करती है किन्हें देती है? जो उसके पहले से ही शेयर होल्डर है कंपनी में। और प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है? प्रेफरेंशियल इशू हमारे वो वाले इशू होते हैं जिसमें क्या होता है एक लिस्टेड कंपनी होती है जो क्या करती है सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि जो एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है उन्हें क्या करेगी अपने इश्यूज़ को अलॉट करवाएगी। ये क्या होता है हमारे अंडर सेक्शन 1956 की तरफ से। और जो हमारी प्रेफरेंशियल इशू है ना तो वो राइट इशू होता है ना ही एक पब्लिक इशू होता है। तो यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ इशू दिया है, उसकी भी मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ इश्यूज, यानी कि जो हमने इशू पढ़े हैं उसे क्या करा है हमें एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। यानी कि इश्यूज होते हैं हमारे कौन कौन से होता है? पब्लिक इशू होता है, राइट इशू होता है, प्रेफरेंशियल इशू होता है। पब्लिक इशू हमारे दो तरह के थे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है हमारे फ्रेश इश्यूज होते हैं, यानी कि ये होती है अनलिस्टेड कंपनी, है ना। और जो हमारे फर्दर पब्लिक ऑफरिंग होती है उसमें होती है हमारी लिस्टेड कंपनी। तो इनिशियल पब्लिक IPO में क्या होता है हमारे फ्रेश इशूज़ होते हैं, यानी कि हमारे जो होते हैं वो बिल्कुल न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं और क्या होती है वो ऑफर फॉर सेल होती हैं, वो बेचने के लिए ही होती हैं। और हमारी जो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग है उसमें भी हमारी न्यू सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये भी क्या होती हैं पब्लिक में बेचने के लिए होती हैं। बाकी होता है हमारा राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है शेयर होल्डर्स को ही हम अपनी सिक्योरिटीज़ को वापस देते हैं। और प्रेफरेंशियल इशू में हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही क्या करेंगे अपनी सिक्योरिटी को सेल करवाएंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम आगे पढ़ते हैं व्हाट इज मेंट बाय इशू प्राइस, यानी कि इशू प्राइस से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ में दिया है द प्राइस एट विच कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड initially in the primary market is called as issue price. When they being to be traded, the market price may be above or below the issue price. तो यहाँ पे हमें बोला है, यहाँ पे हमें बता रखा है कि इशू प्राइस क्या होता है। इशू प्राइस हमारा होता है द प्राइस एट विच अ कंपनी शेयर्स और ऑफर इनिशियल इन द प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड इशू प्राइस, यानी कि जो भी शेयर्स हैं जो भी सिक्योरिटीज़ है उसे क्या करे कंपनी जो है जिस भी प्राइस पे, एक प्राइस होता है जिस भी प्राइस पे क्या करती है पहली बार प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को सेल करती है, जो भी उनका प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल ₹1000, तो यहाँ पे 1000 है। तो अगर हम क्या करते हैं प्राइमरी मार्केट में पहली बार फर्स्ट टाइम के लिए हम क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज़ को 1000 रुपये में सेल करें, तो वो क्या होगा उस सिक्योरिटी का इशू प्राइस होगा, यानी कि किस प्राइस पे किस दाम पे जो है हमारी सिक्योरिटी को इशू किया गया था। व्हेन दे बीइंग टू बी ट्रेडेड द मार्केट प्राइस में बी अबव और बिलो द इशू प्राइस। यहाँ पे हमें बोला है कि अगर जैसे हमने इशू तो 1000 रुपीज़ पे किया था, लेकिन अगर हम क्या करते हैं अपने सिक्योरिटी को ट्रेड करते हैं, यानी कि जब हम उसे बेचने जाएंगे तो अगर हमारा प्राइस क्या है 1000 रुपये है, लेकिन अगर हम क्या करें ट्रेड मतलब क्या होता है व्यापार। तो अगर हमने अपना पहले कोई भी चीज़ 5 रुपये की लगाई है, अब हमें नहीं पता कि अगर हम उसे मार्केट में बेचेंगे तो लोग उसे कितने में ख़रीदना पसंद करेंगे, क्या पता वो कम में ख़रीदें और क्या पता वो लोगों को ज़्यादा पसंद आए तो ज़्यादा लोग उसकी डिमांड करें, तो क्या होगा उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह क्या होगा कि जब हम अपना ट्रेड करते हैं तो शायद उसके प्राइस बढ़ जाए, तो क्या होगा कि अगर हम ट्रेड करेंगे तो अगर लोगों को ज़्यादा पसंद आएंगे हमारे शेयर तो क्या होंगे उसका प्राइस बढ़ भी सकता है, और अगर लोगों को शेयर पसंद नहीं आएगा तो उसका प्राइस कम भी हो सकता है। तो ये होता है मतलब जिस प्राइस पे हम अपने इश्यूज़ को, जो भी हमारा इशू हमने किया है शेयर बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो भी हमने सिक्योरिटी को जिस प्राइस पे इशू किया है वो क्या होता है हमारा इशू प्राइस होता है। तो इस पेज का लास्ट टॉपिक हमें गिवन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। लास्ट टॉपिक हमें दे रखा है व्हाट इज मेंट बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन,
यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन से आपको क्या समझ में आता है। तो इसे रीड करते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ अ कोटेड कंपनी विच इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स करंट शेयर प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस, बाय द नंबर ऑफ शेयर इन इशू इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके आगे हमें एक एग्जाम्पल दिया है, पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी है, उस कंपनी की टोटल प्राइस क्या होगी। तो अगर हमें उस कंपनी की टोटल प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, करंट शेयर प्राइस, यानी कि जितने भी उसके पास शेयर हैं, करंट शेयर प्राइस यानी कि जो भी शेयर्स हैं उसके, उन शेयर की प्राइस क्या है। तो फॉर एग्जांपल उसके पास शेयर्स हैं 100, तो करंट शेयर है उसके पास 100, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से। करंट शेयर प्राइस यानी कि अगर उसके पास 100 शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए, 100 हो गए। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसे लिख देती हूँ। अगर नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 100, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे करंट शेयर प्राइस। समझ लो उसके एक शेयर की प्राइस क्या है, एक शेयर का दाम क्या है, उसके एक शेयर का दाम है 10 रुपये। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 रुपये, नंबर ऑफ शेयर्स है 100 और उसका प्राइस क्या है, उसके प्राइस है 10 रुपये। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, उसकी टोटल प्राइस आ जाएगी 1000 रुपये। तो ये होता है हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसके आगे जो एग्जाम्पल है वो भी कुछ इसी तरह का है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।